आज भी जब टीवी पर या ऑनलाइन चलती का नाम गाड़ी लग जाए तो मतलब रुके बिना रहा नहीं जाता है ना। हाँ बिल्कुल, एक अजीब सी कशिश है उस फिल्म में। खासकर मधुबाला की वो खिलखिलाहट, जैसे कानों में घंटियां बज रही हो, और किशोर कुमार की वो यॉडलिंग। हाँ, वो बेफिक्र अंदाज, जैसे वो पल आज भी जिंदा है। तो आज हम 1958 के इसी सदाबहार क्लासिक चलती का नाम गाड़ी की दुनिया में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प रेट्रो रिव्यूज हैं, कुछ लेख हैं जो इस फिल्म के बनने की कहानी और इसके पीछे के जज्बातों पर रोशनी डालते हैं। और इस पूरी कहानी के मतलब दिल में है दो बेमिसाल फनकार, मधुबाला और किशोर कुमार। पर्दे पर उनकी वो शरारतें, वो नोकझोंक, वो बेपरवाह मस्ती एक ऐसा जादू है जो पीढ़ियों को दीवाना बनाता आया है। हम उनकी इसी मौजूदगी और प्रतिभा को समझने की कोशिश करेंगे आज। लेकिन यहाँ एक एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो उभर कर आता है। अच्छा। हाँ, कि पर्दे पर जो ये खिलखिलाहट और बेफिक्री हमें नजर आती है, वो उन दोनों कलाकारों की असल जिंदगी के गहरे दर्द और संघर्षों के बिल्कुल उलट थी। और ये विरोधाभास ही इस फिल्म को मुझे लगता है और भी ज्यादा मायने देता है। कि कैसे निजी तकलीफों के बीच भी इतनी चमकदार कला सामने आई। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस फिल्म के पीछे छिपे जादू की परतें खोलें। ये समझें कि कैसे निजी जिंदगी की उथल-पुथल और मुश्किल हालातों के बावजूद मधुबाला और किशोर कुमार ने इतना यादगार, इतना जीवंत प्रदर्शन दिया। और आखिर क्यों ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की एक अनमोल धरोहर मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के मिजाज की और मधुबाला की उस जादुई चमक की। चलती का नाम गाड़ी में एक अलग ही किस्म की आजादी है ना, एक खुशी सी है। हाँ, एक बेफिक्री है, एक आकर्षण है जो सीधा दिल में उतरता है। और मधुबाला, उनको स्क्रीन पर देखना ही एक अनुभव है। श्रोतों में उनके लिए क्या कमाल के शब्द इस्तेमाल हुए हैं। मंदिर में बजती घंटियों जैसी हंसी, हाँ। शरारती चमकती आंखें, बिजली की तरह दमकते दांत, और उनका अंदाज भी, कभी साड़ी में, कभी सिल्क नाइट सूट में। हाँ, कभी वो शर्ट, कैप और स्कार्फ में थोड़ी टॉम बॉयज सी लगती हैं। बिल्कुल, हर रूप में वो पर्दे पर जैसे रोशनी बिखेरती हैं। वो हंसती हैं, गाती हैं, नाचती हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्दे पर जिंदगी उतर आई हो। सही कहा, उनकी मौजूदगी ही फिल्म की जान है। पर्दे पर उनकी आभा देखने लायक है, जैसे कोई सितारा जमीन पर आ गया हो। लेकिन जैसा हमने कहा, इस जगमगाहट के पीछे गहरा अंधेरा भी था। उनकी पर्दे की शख्सियत और जो असल जिंदगी के हालात थे, उनमें बहुत बड़ा फासला था। एक स्रोत में इस बात को दर्शाने वाली एक पंक्ति का भाव बहुत सटीक लगता है, टूटी फूटी सही। अच्छा। जैसे वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को हर मुश्किल के बावजूद बस किसी तरह आगे धकेल रही थी। और शायद यही अंदरूनी कश्मकश उनकी परफॉर्मेंस में एक अनकही गहराई भी लाती है। और ये सिर्फ एक भावुक बात नहीं थी, ये तो कड़वी हकीकत थी। बिल्कुल। जिस वक्त चलती का नाम गाड़ी बन रही थी, वो मधुबाला की जिंदगी के सबसे कठिन दौरों में से एक था। उन्हें वो दिल में छेद वाली बीमारी थी ना। हाँ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और उस वक्त उसका कोई पक्का इलाज भी नहीं था। सोचिए, ये बीमारी धीरे धीरे उनके जिस्म को खोखला कर रही थी, उनकी ताकत छीन रही थी। और इस हालत में रोज सेट पर जाना और उस ऊर्जा, उस शरारत को पर्दे पर उतारना कितनी हिम्मत का काम रहा होगा। बिल्कुल। और शारीरिक तकलीफ तो थी ही, उनकी निजी जिंदगी भी जैसे तूफानों से घिरी हुई थी। हाँ, एक तरफ उनके पिता अताउल्ला खान का वो बेहद सख्त नियंत्रण जो उनके हर फैसले पर हावी रहता था। दूसरी तरफ दिलीप कुमार के साथ उनका वो गहरा रिश्ता जो टूटने की कगार पर था। हाँ, वो नया दौर वाला मामला। बिल्कुल वही, जब पिता के दबाव में मधुबाला ने B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल जाने से इनकार कर दिया। और फिर उनकी जगह विजयंतीमाला को ले लिया गया था। हाँ, और उसके बाद वो लंबा और कड़वा कोर्ट केस चला, जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता के खिलाफ और एक तरह से मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। इस वाकये ने उनके करीब 6 साल पुराने रिश्ते पर मतलब आखिरी कील ठोक दी। ये सब उनके दिलो दिमाग पर कितना भारी बोझ रहा होगा। ये जानकर तो सच में हैरानी होती है कि इतने गहरे जख्म और शारीरिक पीड़ा के बीच कोई इंसान पर्दे पर इतनी निश्चल खुशी, इतनी खिलंदड़ी शरारत कैसे बिखेर सकता है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। क्या ये सिर्फ बेहतरीन अदाकारी थी, या फिर ये दिलीप कुमार अपने पिता और शायद पूरी दुनिया को ये दिखाने का उनका अपना तरीका था कि वो टूटी नहीं है,
क्या ये फिल्म उनके लिए एक तरह का इमोशनल कवच बन गई थी? मुश्किलों से लड़ने का जरिया। हाँ, जैसे एक विद्रोही हंसी के साथ दुनिया का सामना करना। शायद वो फिल्म के गाने की पंक्ति को जी रही थी, टूटी फूटी सही, चल जाए ठीक है। हो सकता है। ये सोचना उनके किरदार रेणु को एक और परत देता है। बिल्कुल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड का इतिहास, वह पॉडकास्ट जो फिल्मों को आज के नजरिए से समझने की कोशिश करता है, उनकी लेगेसी को याद करता है। पॉडकास्ट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सुनते रहें ये जबरदस्त कहानियां। अब चलते हैं वापस फिल्म की कहानी पे। जैसा कि पहले बताया, किशोर कुमार एक विलक्षण प्रतिभा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो भी अपने दर्द को अक्सर अपनी बेमिसाल कॉमेडी और शरारती अंदाज के पीछे छुपा लेते थे। सही है, उनकी आंखों में झांकें तो कभी शरारत दिखती तो कभी एक गहरी उदासी या एक दार्शनिक सोच। और उनकी वो अनोखी यॉडलिंग, डी डी दई डी यू डे दई, जैसे कोई मस्तमौला गा रहा हो, पर उस आवाज की गहराई में भी एक अनकही कहानी छिपी महसूस होती थी। हाँ, ये उनकी कला का जादू था कि वो दर्द को भी मनोरंजन में बदल देते थे। बिल्कुल। और ये जानना भी कितना दिलचस्प है कि किशोर कुमार तो फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे। उनका पहला प्यार तो संगीत था, गायकी थी। हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में कई संगीतकारों और निर्माताओं ने उन्हें गायक के तौर पर गंभीरता से नहीं लिया। तब उनके बड़े भाई महान अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें अभिनय की दुनिया में आने के लिए मनाया। और चलती का नाम गाड़ी के बारे में तो वो कहानी मशहूर है ना, टैक्स बचाने वाली। हाँ, कि उन्होंने इसे अपने भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए बनाना शुरू किया था ताकि इनकम टैक्स बचा सकें। कमाल है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी और वो टैक्स अधिकारियों को नुकसान दिखा सकेंगे। सोचिए, और निजी जिंदगी में वो भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनकी पहली शादी टूट चुकी थी। हाँ, रूमा गुहा ठाकुरता से। वो भी जानी मानी गायिका और अभिनेत्री थी। हाँ, कहा जाता है कि दोनों के करियर और सपनों की राहें अलग थीं, जिस वजह से अलगाव हुआ। और इस टूटन ने किशोर कुमार को काफी हद तक अकेलेपन और उदासी में धकेल दिया था। यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू सामने आता है। कैसे दो टूटे हुए, भावनात्मक रूप से जख्मी दिल जब एक साथ आए तो पर्दे पर एक चमत्कार रच दिया। वाओ। उनके आपसी दर्द ने शायद अनजाने में ही एक ऐसी केमिस्ट्री, एक ऐसी समझ पैदा की जिसने चलती का नाम गाड़ी को एक कालजयी कॉमेडी और रोमांटिक म्यूजिकल बना दिया। हमेशा के लिए मधुबाला की शरारतों और किशोर की मस्ती से पहचानी जाने लगी है फिल्म। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसा राज कपूर की क्लासिक मेरा नाम जोकर में दिखाया गया है, जहां जोकर के आंसू उसकी कला को सींचते हैं। हाँ, यहां भी मधुबाला और किशोर के निजी संघर्षों ने उनकी पर्दे की जोड़ी में एक अनोखी, सच्ची सी लगने वाली चिंगारी भर दी। और फिल्म का वो अमर गीत हाल कैसा है जनाब का, आह, क्या गाना है। क्या वो उनकी उस वक्त की जिंदगी का आईना नहीं लगता? गाने में जब किशोर मधुबाला को छेड़ते हुए पगली कहते हैं और मधुबाला पलटकर उन्हें पगले कहती हैं, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ अपने किरदारों को नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी असली जिंदगी की उलझनों और दीवानगी को भी आवाज दे रहे हों। सही बात है, उनकी यही पागलपन भरी केमिस्ट्री जो शायद उनके साझा दर्द से उपजी थी, फिल्म में खुशी और रोमांस का एक ऐसा ताना बाना बुनती है जो आज भी दर्शकों को मोह लेता है। और इस गाने में उनकी टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। एकदम। और ये अनोखी केमिस्ट्री उनकी निजी जिंदगी से उभरकर फिल्म की कहानी में भी खूबसूरती से घुल मिल जाती है। हाँ, कहानी वैसे तो बड़ी सीधी साधी है। बिल्कुल, लेकिन किरदारों के कारण दिलचस्प बन जाती है। 3 भाई हैं, बृजमोहन अशोक कुमार, मनमोहन किशोर कुमार और जगमोहन अनूप कुमार, जो मिलकर एक पुराना सा गैराज चलाते हैं, मॉडर्न गैराज। हाँ, बड़ा भाई बृजमोहन औरतों और प्यार मोहब्बत से सख्त नफरत करता है, क्योंकि अतीत में उसे किसी लड़की ने धोखा दिया था। और वो अपने छोटे भाइयों को भी लड़कियों से दूर रहने की हिदायत देता है। सख्त हिदायत, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर आती है रेणु। हाँ, एक तूफानी बरसात की रात को रेणु मधुबाला, एक खूबसूरत आजाद ख्याल लड़की, उसकी गाड़ी उनके गैराज के पास खराब हो जाती है और वो मदद के लिए वहां आती है। और मनमोहन यानी किशोर कुमार उसे देखते ही बस दिल दे बैठता है। यहीं से शुरू होती है नोकचोक और छेड़छाड़। और वो यादगार गाना एक लड़की भीगी भागी सी। क्या सीन है वो! किशोर कुमार का अंदाज, मधुबाला की शरारतें, बारिश का माहौल, सब मिलकर एक जादू रचते हैं। और किशोर की परफॉर्मेंस में वो अनिच्छुक हीरो वाली बात भी झलकती है। बिल्कुल,
रेणु अपनी गाड़ी ठीक करवाने के बहाने बार बार गैराज आती है और मनमोहन के साथ उसकी खट्टी मीठी तकरार धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। और इसी दौरान हमें 5 रुपए 12 आना जैसा मजेदार गाना सुनने को मिलता है। हाँ, संगीत के लिहाज से भी कितना अनोखा गाना है वो। बिल्कुल। किशोर कुमार ने जिस तरह उसमें यॉडलिंग, स्कैटिंग और अलग-अलग आवाजों का इस्तेमाल किया, वो उनकी गायकी की रेंज और मौलिकता का सबूत है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब छोटा भाई जगमोहन, अनूप कुमार, वो शीला नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे एक स्मगलिंग रैकेट, चोरी की कार और अपहरण का जाल सामने आता है। फिर तो फिल्म में गलतफहमियां बढ़ती हैं, भाग-दौड़ मचती है। हाँ, तीनों भाई कभी गुंडों से भिड़ते हैं तो कभी आपस में ही उलझते रहते हैं। अशोक कुमार अपने बॉक्सर वाले अंदाज में एक्शन करते दिखते हैं और अनूप कुमार वो सीधे-साधे रोमांटिक लड़के के किरदार में जचते हैं। लेकिन इन सब के बीच कहानी का दिल मधुबाला और किशोर कुमार की केमिस्ट्री ही रहती है। वे इस पूरी अफरा तफरी और कॉमेडी के बीच अपने रोमांस को पनपने देते हैं। हाँ, और उनकी केमिस्ट्री के कुछ पल तो मतलब भुलाए नहीं भूलते। वो सीन है ना जिसमें रेणु, मनमोहन और रेणु के पिता गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ हाँ। सुना है शूटिंग के दौरान किशोर कुमार सचमुच अपना डायलॉग भूल गए थे। अच्छा। हाँ, और मधुबाला अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उन्होंने मजाक में कोहनी भी मारी, लेकिन फिर बड़ी खूबसूरती से उस पल को संभाल लिया। क्लोजअप में मधुबाला की आंखों की चमक और उनकी वो बेसाख्ता हंसी कमाल की है। ये छोटी छोटी बातें ही उनकी केमिस्ट्री को इतना रियल बनाती हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत प्यारा सीन है जहां मधुबाला जानबूझकर किशोर को जलाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंस लेती हैं। अच्छा, और कहती हैं कि उनकी शादी तय हो गई है। उस पल किशोर कुमार की आंखों में जो एक पल के लिए हैरानी और फिर एक गहरी, लगभग दार्शनिक सी उदासी झलकती है, वो कमाल की है। हाँ, लेकिन अगले ही पल वो वापस अपने चुलबुले अंदाज में लौट आते हैं और मजाक को आगे बढ़ाते हैं। निर्देशक सत्येन बोस ने इन दोनों करिश्माई कलाकारों के बीच के इस हल्के फुल्के तनाव और रोमांस को बड़ी कुशलता से पकड़ा है। शायद उन्होंने उन्हें खुलकर परफॉर्म करने की आजादी दी, जिससे ये पल इतने स्वाभाविक लगते हैं। हो सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी काफी मजेदार है, जिसमें अशोक कुमार की कहानी का सिरा भी जुड़ता है। हाँ, वीना जी की एंट्री होती है। बिल्कुल, जो 1940s के दशक की एक जानी मानी अदाकारा थी। वो ब्रिजमोहन, अशोक कुमार के खोए हुए प्यार के रूप में सामने आती हैं और पता चलता है कि ब्रिजमोहन की नफरत की वजह एक गलतफहमी थी। अच्छा। आखिरकार सारे विलन्स पकड़े जाते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं और तीनों भाइयों को उनका प्यार मिल जाता है। तो हंसी मजाक, एक्शन और रोमांस के बीच प्यार आखिरकार नफरत और शक पर जीत हासिल करता है, जो शायद कलाकारों की निजी जिंदगी की उथल पुथल के मुकाबले एक सुखद अंत था। तो ये सब जानकर इस फिल्म का मतलब और भी गहरा हो जाता है ना? बिल्कुल। चलती का नाम गाड़ी सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है। ये भारतीय सिनेमा की एक ऐसी विरासत है जो आजादी के बाद के भारत के एक खास मिजाज को दर्शाती है। वो दौर आशावाद का था, सादगी का जश्न मनाने का था। फिल्म बहुत हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, लेकिन वर्ग भेद जैसे मुद्दों पर भी इशारा करती है, जैसे गराज के मालिक भाइयों और अमीर लड़की के बीच का रिश्ता। हाँ, और इसकी कहानी जिसमें कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस और बेहतरीन संगीत का लाजवाब मिश्रण है, उसने उस दौर के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां मुश्किलें आती हैं पर अंत में सब ठीक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि ये फिल्म आज इतने सालों बाद भी उतनी ही ताज़ी और प्रासंगिक लगती है। हाँ, इसके विषय यूनिवर्सल हैं। भाई बहनों का प्यार और झगड़ा, समाज की बंदिशों को चुनौती देता हुआ प्यार और चालाक दुश्मनों को मजा चखाने का रोमांच। और हाँ, संगीत, एस.डी. बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के गीत। ओह, उनके बिना तो इस फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संगीत में मस्ती है, रोमांस है, उदासी के हल्के शेड्स भी हैं। और मजरू साहब के बोल सीधे, सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले। बाबू समझो इशारे, रुक जाओ न जी, मैं सितारों का तराना। हर गाना एक नगीना है। इन दोनों का योगदान फिल्म की आत्मा है जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे चलती का नाम गाड़ी की ये खटारा लेकिन प्यारी सी गाड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, ये एक खामोश लेकिन गहरा सच बयान करती रहेगी कि कैसे कभी कभी टूटे हुए दिलों के मलबे से भी सबसे खूबसूरत कला जन्म लेती है। ये फिल्म एक पुल की तरह है जो मधुबाला और किशोर कुमार की जिंदा दिली, उनकी प्रतिभा और उनकी आत्मा को हमेशा हमसे जोड़े रखती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की तमाम मुश्किलों और दर्द के बावजूद खुशी को चुनना, हंसना और आगे बढ़ते रहना मुमकिन है।
और जैसा कि फिल्म के एक और गाने में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने क्या खूब लिखा है, हाँ, इतनी सी बात न समझा जमाना कि आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। क्या बात है। संक्षेप में कहें तो चलती का नाम गाड़ी निजी दुख और संघर्ष के अंधेरों के बीच खुशी, जिवड़ता और कला की जीत का एक चमकदार प्रमाण है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे दो असाधारण कलाकारों के साझा दर्द और अकेलेपन ने अनजाने में ही पर्दे पर एक ऐसी अनोखी जादुई केमिस्ट्री को जन्म दिया जो आज भी बेमिसाल है। मधुबाला की वो दमकती खूबसूरती और शरारतें, और किशोर कुमार का वो छुपा हुआ दर्द जिसे वो अपनी कॉमेडी और गायकी में ढाल देते थे, ये मिलकर एक ऐसा मनोरंजन रचते हैं जिसका जादू कभी फीका नहीं पड़ता। वाकई जब हम इस फिल्म के पीछे की इन कहानियों को, इन संघर्षों और जीतों को जानते हैं तो इसे देखने का अनुभव सचमुच और भी गहरा और सार्थक हो जाता है। हाँ, वो हंसी ज्यादा मीठी लगती है, वो गाने ज्यादा गहरे लगते हैं, और वो शरारतें जिंदगी के रंगों की तरह नजर आती हैं। और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। चलती का नाम गाड़ी ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, शायद ही जिंदगी जीने का एक फलसफा भी है। जैसा मजरू साहब ने लिखा, हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना, रुकना नहीं। चलते रहना। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि शायद इसी निरंतर चलते रहने में, हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाने में ही जिंदगी के असली खजाने छिपे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस फिल्म के बनने की मुश्किलों भरी यात्रा ने हमें मधुबाला और किशोर कुमार की बेमिसाल प्रतिभा का ये अनमोल खजाना दिया जो आज भी हमें रोशन कर रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।